आज की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ, और वो हैं आज की इस वक्त की 9 ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर, बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगा बैन। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में फिल्म हटाने के निर्देश दिए। ममता ने कहा, हिंसा से बचने और शांति बनाए रखने के लिए उठाया कदम। दूसरी बड़ी खबर, बंगाल में द केरल स्टोरी के बैन पर भड़के अनुराग ठाकुर। आतंकियों के साथ खड़े होकर इन्हें क्या मिल रहा है? अनुराग ठाकुर ने उठाया सवाल। ऐसी हरकतों से आईएसआईएस और आतंकियों को मदद मिलती है, अनुराग ठाकुर ने कहा। इस सब के बीच में तीसरी बड़ी खबर, बजरंग दल विवाद पर बागेश्वर बाबा का बयान। हनुमान जी के विरोध का अधिकार किसी को नहीं, बागेश्वर बाबा ने कहा। हमारे देश में इसका विरोध होता है तो यह दुर्भाग्य है। बागेश्वर बाबा ने कहा, हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द घोषित होने वाला है। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई। कल बीजेपी मुख्यालय में होगी महासचिवों की मीटिंग। कर्नाटक चुनाव और आगामी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। पांचवी बड़ी खबर, पंजाब में मंत्री के अश्लील सीडी कांड की जांच करेगी एसआईटी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू-चक से जुड़ा है मामला। पंजाब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। छठी बड़ी खबर, आतंकी अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़े एक्शन की तैयारी। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की पहचान की। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में बेनामी संपत्ति की पहचान। अतीक के करीबियों के घर हुई ईडी की छापेमारी में खुलासा। सातवीं बड़ी खबर, सिविल एविएशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। विमान कंपनियों के मनमाना किराया वसूलने पर उठाए सवाल। सांसदों ने अधिकारियों से कहा, किराए पर एक सीलिंग जरूरी है। समिति ने कहा, मौजूदा हालात में कुछ कंपनियों का एक अधिकार हो जाएगा। और आठवीं बड़ी खबर, यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर कमेटी का गठन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी सभी रेगुलेटर्स के साथ मिलकर यूनिफॉर्म केवाईसी पर काम करेगी। और 9वीं बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट को खुला खत। देश की जानी मानी 3,500 हस्तियों ने लेटर लिखा। खत में लिखा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं सुनेगा तो पीड़िता कहां जाएगी। अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है देश में। आज की पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने है, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे जंतर मंतर पर पहलवानों के मंच को सियासी अखाड़ा बना दिया गया। किसने बनाया, किसने खिलाड़ियों के साथ खेल कर दिया है, सोचने वाली बात है। दूसरी खबर, कर्नाटक में प्रचार के आखिरी दिन कैसे एक शब्द में फंस गई कांग्रेस। चुनावी पिच से एक्सक्लूसिव स्टोरी हम लेकर आए हैं। तीसरी खबर जरा ध्यान से देखिएगा, बजरंग दल और बजरंगबली विवाद के बीच महाराष्ट्र में किसने ली त्रिशूल दीक्षा, दिखाएंगे हैरान करने वाली एक तस्वीर। चौथी खबर है हिंदुस्तान की डोभाल वाली ढाल की, जो कि चीन के मिडिल ईस्ट प्लान वाया तालिबान पर चोट करेगी। लेकिन इस सब के बीच में आज की हमारी लीड स्टोरी, खिलाड़ियों के धरने में खिलाड़ियों की एंट्री। क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर कैसे जंतर मंतर पर सब कुछ हो रहा है। शुरुआत में वही बताते हैं। हम पहलवानों के उस आंदोलन से बात करेंगे जहां से आज कानून को चुनौती देने वाली कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद फिक्र करने वाले सवाल उठे हैं कि क्या पहलवानों का यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है? क्या यह आंदोलन अराजकता का अखाड़ा बन चुका है? क्या इस बहाने धरना ब्रिगेड फिर से एक्टिव हो चुकी है? क्या इस बहाने एंटी मोदी गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है? क्या इस बहाने 2024 के लिए सियासी हित साधने की कोशिश की जा रही है? देश के कुछ पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वो दूसरी बार 23 अप्रैल को धरने पर बैठे, सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहां से आदेश जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच की जा रही है अभी। लेकिन अब यही पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। कल उनके समर्थन में खाप नेता मैदान में उतरे, 21 तारीख तक अरेस्ट करने का चैलेंज दे दिया। लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन भी समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए। इसी दौरान धरना स्थल से कानून को ताक पर रख देने वाली यह तस्वीर सामने आई है।
उग्र किसानों का एक समूह झंडे लहराते हुए आगे बढ़ा। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। पहली नजर में लगा कि आक्रोश का नतीजा रहा होगा, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर पंजाब से आए एक किसान नेता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के हंगामे की प्लानिंग पहले ही बना ली गई थी और उनका मकसद बैरिकेडिंग को तोड़ना था। आप भी सुनिए वो चौंकाने वाला बयान। क्या आप लोग सोच रहे थे कि बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे? हाँ, यहाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ, गिराकर? हाँ जी, ये प्लान किया था? हाँ प्लान के है। सब लोगों ने यही सोचा था कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे? हाँ, भी आगे बढ़ेंगे, उस मर्जी हो जाए। आए कैसे हैं आप लोग? ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे आए? ट्रेन में आए, ट्रेन में। ट्रेन से आए? कौन सी ट्रेन से आए? जम्मू कश्मीर आए में। हाँ? जम्मू तवी में। जम्मू तवी से आए? हाँ जी। बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना कैमरे पर है। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट से जब इस बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतना आप छोटी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई थी। इतने लोग थे साथ में। एक एक जन को अगर पुलिस निकालेगी तो पब्लिक को मतलब ये एक होता ना कि पेशेंस नहीं होता हमारे। इतने लोग आ रहे हैं तो पुलिस को भी थोड़ा सा रास्ता बड़ा करना चाहिए, ना कि एक एक सिंगल आदमी को लाइन से निकाल के। टीवी 9 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस आंदोलन को ज्यादातर वही किसान नेता समर्थन दे रहे हैं जो किसान आंदोलन के समय दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए थे, और यही किसान अब बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या खिलाड़ियों की आड़ में खेल कोई और ही खेल रहा है? क्योंकि वजह सिर्फ ये तस्वीर भर नहीं है, बल्कि आंदोलन के 16वें दिन आज इसी जंतर मंतर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। बैरिकेड्स तोड़ने वाले इन्हीं किसानों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये कहा, आज नहीं तो कल खुदेगी ये नारे लगाए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन की जमीन से प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। आपको ध्यान होगा कि इस साल मोदी तेरी कब्र खुदेगी का यह विवादित नारा दूसरी बार लगाया गया है। इससे पहले फरवरी के महीने में यह नारा दिल्ली हवाई अड्डे पर लगाया गया था। तब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को छत्तीसगढ़ जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोका गया था। इसके जवाब में हवाई अड्डे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए थे और यह नारा लगाया था। इस घटना के कुछ दिन बाद मोदी 24 फरवरी को चुनावी रैली को संबोधित करने शिलोंग पहुंचे थे। उन्होंने तब कांग्रेस को करारा जवाब दिया था और 2 महीने बाद उन्होंने यह मुद्दा कर्नाटक चुनाव में भी उठाया था। 30 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले विवादित बयान के जवाब में भी मोदी ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। समझने वाली बात यह है कि जिस आंदोलन के केंद्र में अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उसी के केंद्र में अब मोदी हैं। वो भी उस नारे की वजह से जिसकी बकायदा एक सीरीज है। फरवरी में कांग्रेस की नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही यह काम आम आदमी पार्टी ने किया था। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की पेशी पर आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी मर गया का विवादित नारा लगाया था और सबसे पहले यह विवादित नारा किसान आंदोलन में लगा था। यानी तब से अब तक अलग अलग आंदोलनों और सियासी दलों के विरोध प्रदर्शन में कुल मिलाकर 4 बार यह नारा लगाया जा चुका है। और पहलवानों के आंदोलन में आज हुए उग्र प्रदर्शन को देखें तो सवाल यही उठता है कि क्या इसे भी शाहीन बाग पार्ट 2 और किसान आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कल ही किसान नेता राकेश टिकैत ने धरना स्थल पर पहुंचने के बाद ऐलान किया था कि अगर ब्रजभूषण की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह आंदोलन लंबा खिंचेगा। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के झंडा बरदार रहे हैं। उनकी अगुवाई में नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली में लंबे वक्त तक धरने पर बैठे थे। उससे पहले शाहीन बाग पर एनआरसी और सीएए की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं लंबे वक्त तक धरने पर बैठी हुई थी। 15 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ और पूरे 465 दिन चला।
तब फरवरी 2020 में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इसी तरह किसान आंदोलन 25 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जो कि पूरे 401 दिन चला था। तब साल 2021 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। और इस बार जब दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, तो 2 दिन बाद ही 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे और इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या पहलवानों के इस दंगल को भी सियासी नजरिए से देखना चाहिए? क्योंकि हैरानी इस बात की है कि पहलवानों की ओर से मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर अब तक कोई सफाई नहीं आई है। उल्टे सवाल पूछने वाले पत्रकारों से बदसलूकी जरूर की। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी पहलवानों से बात करने जंतर मंतर पहुंची तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी हुई। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो आंदोलन जारी है, उसी आंदोलन में एक बेटी के साथ अभद्रता की गई। क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँ, कैमरे के बीच में नहीं है ना, लाइव जा रहा है। आप कैमरे के बीच में आएंगे? कैमरे के बीच में आएंगे आप? क्यों कैमरे के बीच में आ रहे हैं? क्यों बैन कैमरे के बीच में? क्यों आपकी मर्जी? क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँगी। आप क्यों खड़े हैं? मेरा काम है, मेरा काम ही खड़े रहना यहाँ पे। नहीं, कोई काम नहीं। जब आपको मना कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, नहीं, मैं हट जाती यहाँ से, मना कर रहे हैं। मेरा काम है खड़े रहना। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आंदोलन देश की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है या फिर इसी बहाने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है? वैसे इस पूरे प्रकरण में एक चर्चा और करना जरूरी है। हर छोटी घटना की ब्रीफिंग देने में आगे रहने वाली दिल्ली पुलिस ने अब तक मीडिया को यह बताना उचित नहीं समझा कि जांच कहां तक पहुंची है या फिर ब्रजभूषण सिंह से अब तक कितनी बार पूछताछ हुई है, पूछताछ हुई भी है या नहीं। यानी इस मामले में पुलिस की संवेदनहीनता साफ दिख रही है और आंदोलन के उग्र होने की एक ये बड़ी वजह हो सकता है। तब बात कर्नाटक के चुनावी दंगल की करेंगे, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। अब 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन एक झंडा और एक शब्द कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। 5 साल पुरानी यह तस्वीर अचानक वार पलटवार की वजह बन गई। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह मार्च 2018 का वीडियो है। तब कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लिए अलग झंडे का मुद्दा उठाया था। सीएम के दौर पर कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे को मंजूरी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल पुरानी यह तस्वीर आज सामने क्यों आई? यह तस्वीर कांग्रेस के एक ट्वीट के बाद चर्चा में आई है। कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी के हुबली में दिए भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। विवाद इस ट्वीट के एक शब्द को लेकर हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत मुद्दा बना दिया। अब यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के ट्वीट में आखिर है क्या। कांग्रेस के ट्वीट की पहली लाइन में लिखा है, सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया। इसके आगे लिखा था, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। कांग्रेस के ट्वीट के 3 शब्दों ने कर्नाटक में सियासी पारा आसमान पर पहुंचा दिया है। ये 3 शब्द हैं प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता। लेकिन जो शब्द मुद्दा बना वो संप्रभुता है। बीजेपी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया और इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, तरुण चुग और अनिल बलूनी सहित कई नेताओं का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला और सोनिया गांधी के भाषण और कांग्रेस के ट्वीट की शिकायत की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा और सफाई मांगी। साथ ही सोशल मीडिया से उस शब्द को हटाने का निर्देश भी दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 6 मई की शाम को इसी दिन सोनिया गांधी ने हुबली में रैली की थी। अगले दिन यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ट्वीट में से संप्रभुता शब्द को उठाकर कांग्रेस पर पहला तीखा अटैक किया। पहले आपको दिखा दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, फिर आज की बात करेंगे। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता। क्या आपको पता है
कि इसका अर्थ क्या होता है। इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। इस पूरे विवाद में एक बड़ी खबर आई है। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान का केस, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को नोटिस भेजा। संप्रभुता वाले बयान, चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। पोस्ट पर सुधार करने का निर्देश दिया। सवाल यह है कि संप्रभुता शब्द में ऐसा क्या है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी एग्रेसिव है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। सॉवरेन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में ही सॉवरेन यानी संप्रभुता शब्द लिखा हुआ है। संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द लिखा गया है। संप्रभुता का अर्थ है संपूर्ण और असीमित सत्ता। एक राज्य के लिए संप्रभु होने का अर्थ है राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संप्रभु होने का मतलब है कि देश अपनी नीतियां बनाने और लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में संप्रभुता का इस्तेमाल भारत देश के लिए किया गया है, ना कि किसी एक राज्य के लिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस द्वारा एक राज्य के लिए सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया। सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहा है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। It is a question of interpretation. Sovereignty. Whether Congress never think about the separation of the Karnataka, separation of the India, division of India. Never think about it. What is a threat to the sovereignty? It is explained by the Sonia Gandhi, not any other things. सोनिया गांधी यही भाषा में बोल रही है। क्या करना चाहती है? देश का डेमोक्रेसी का खतरा डालना चाहती है, देश का सार्वभौमत्व को खतरा में डालना चाहती है। ऐसे आप किए थे पहले कश्मीर में, अभी कर्नाटक में ऐसा करना चाहते हैं क्या? संप्रभुता राष्ट्र की भी हो सकती है, समुदाय की भी हो सकती है, किसी क्षेत्र की भी हो सकती है। तो संप्रभुता एक शब्द है। पढ़ लिया कीजिए कभी कभी जब फुर्सत मिला करे आपको प्रचार से। कृषि विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, लेकिन सच यह भी है कि संप्रभुता शब्द को लेकर सही जवाब नहीं दे पा रही है। इसी दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट करके कांग्रेस पर तीखा अटैक किया। अनुराग ठाकुर ने लिखा, संप्रभुता का हवाला देकर सोनिया गांधी ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कांग्रेस की गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। लोग भूले नहीं हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने जनभावना के विरुद्ध जाकर कर्नाटक के लिए एक अलग झंडा पेश किया था। कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक ध्वज के प्रति हमारी निष्ठा का उपहास उड़ाया है। सोनिया गांधी और उनकी पार्टी ने कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। कर्नाटक के लोग कांग्रेस के गेम प्लान को विफल कर देंगे। बात संप्रभुता की हो रही थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एक झंडे का जिक्र किया। आखिर पूरे विवाद में झंडा कैसे आया, यह भी समझ लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे वाला दांव चला था। मई 2018 में सिद्धरामैया ने बतौर सीएम कर्नाटक के अलग झंडे का अनावरण किया था। सिद्धरामैया ने झंडे को मंजूरी देने के लिए केंद्र को भेजने की बात कही थी। सिद्धरामैया का इरादा कर्नाटक का
आधिकारिक राजकीय झंडा बनाने का था। सिद्धरामैया सरकार ने इस झंडे को नाद ध्वज नाम दिया था। झंडे में राज्य के प्रतीक दो सिर वाले पौराणिक पक्षी गंधा भनुंडा को जगह दी गई थी। जब बीजेपी आक्रामक हो गई, कांग्रेस पर चौतरफा हमले होने लगे, तब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सोनिया गांधी के शब्द की गलत व्याख्या कर रही है। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय ने इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करने वाले लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी एक मानसिक दिवालियेपन से, एक मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रही है। और जब मैं मेंटल बैंकरप्सी कहता हूं तो उनको बोध ही नहीं होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, हमारे यहाँ सोनिया जी भी, खड़गे साहब भी, इनके बेटे भी, बाकी लोग भी, जो भी कोई सांसद की शपथ लेता है या मंत्री की शपथ लेता है तो कहता है आई ओ माई एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई शैल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। मैं भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, ये शपथ लेते हैं। अब इस शपथ को लेने वाला व्यक्ति और लेने वाले लोग अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करते हैं तो कर्नाटक के हजारों लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटाया है, उनकी बेइज्जती है। और इस तरीके के विचार रखने का मतलब यह है कि आप देश को खंडित करना चाहते हैं और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। कर्नाटक में आज प्रचार खत्म हो गया, अब वोटिंग का इंतजार है। इस बार कर्नाटक के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत लोकल मुद्दों से हुई, लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में मुद्दों की जगह विवादित बयानों ने ले ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की, तो उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को नालायक बेटा कह दिया। बीजेपी नेता भी जहरीले बयान देने से बचे नहीं। बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया। चुनाव कैंपेन में ध्रुवीकरण करने वाली बातें भी खूब हुई। मुस्लिम रिजर्वेशन, हिजाब, हलाला का शोर भी उठा, लेकिन जिस मुद्दे ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाला वो चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा, जिसे बीजेपी ने बजरंग बली के अपमान का मुद्दा बना दिया। कर्नाटक में प्रचार के आखिरी राउंड में बजरंग दल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने अपनी हर रैली, हर सभा में बजरंग दल की बात की। इस सब के बीच में बजरंग दल की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। बजरंग दल के कार्यक्रम की यह तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से आई है। जिस वक्त बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर देश भर में चर्चा है, विवाद है, ठीक उसी वक्त नागपुर में 1100 कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई। कार्यकर्ताओं को देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की शपथ दिलाई गई। धर्मांतरण, लव जिहाद और गौवंश हत्या रोकने की शपथ दिलाई गई। बजरंग दल के दीक्षा कार्यक्रम की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब बजरंग दल पर बैन का मुद्दा गरमाया हुआ है। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच बजरंग दल ने पूरी दुनिया के सामने कार्यकर्ताओं के लिए दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। दीक्षा कार्यक्रम में 1100 कार्यकर्ताओं को डंके की चोट पर त्रिशूल बांटे। त्रिशूल दीक्षा से पहले कार्यकर्ताओं को हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ समझाया गया। आज हिंदू जागा हुआ है तो इन्हें वोट नहीं मिलेगा, इन्हें वोट जहां से मिलेगा ये उन्हें साधने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के नाम पर एक हिंदुओं को ही टारगेट करने का, ये हिंदुओं को बैन करने की कोशिश, साजिश कर रहे हैं। ये बजरंग दल तो बंद नहीं करा पाएंगे, ये खुद की दुकान जरूर बंद करा देंगे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल को चुनावी मुद्दा बनाया तो बजरंग दल ने नागपुर से कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की। कांग्रेस के पदाधिकारी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को समझना है तो बजरंग दल के 7 दिन के शिविर में आप आइए, आपको बजरंग दल की सारी एक्टिविटीज पता चलेंगी। बजरंग दल की ऐसी तस्वीरें कम ही आती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर लग रहा है कि अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आगे रखकर कांग्रेस को जवाब देना चाहती है।
कांग्रेस बजरंग दल को अलग नजरिए से देखती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग बजरंग दल को धार्मिक और सामाजिक काम करने वाला संगठन बता रहे हैं। नागपुर से त्रिशूल दीक्षा की यह तस्वीर आई तो TV9 भारत संवाददाता राजीव सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव शंकर गायकर से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये देखना जरूरी है। कांग्रेस को आज की तकलीफ नहीं है हमारी, इनको हिंदू धर्म की तकलीफ है और हिंदू धर्म में काम करने वाले हर इस संस्था की इनको तकलीफ है। ये पहली बार ये हमारे साथ में पंगा नहीं ले रहे, हर समय इन्होंने पंगा लिया है। और हमारा जो कार्य है ये धर्म का कार्य है, सामाजिक क्षेत्र का काम है। ये जो है ये धर्म का प्रतीक है, त्रिशूल ये हमारा धर्म का प्रतीक है। नागपुर में बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि 2 दिन बाद कर्नाटक में वोटिंग होनी है। बजरंग दल कर्नाटक में मुद्दा बना था, इसीलिए बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम कांग्रेस को सीधा जवाब माना जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए आप अजीत डोभाल की तस्वीर रेड प्राइस के साथ, और दूसरी तस्वीर अब आप देखिए। इसमें आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? वो जो भारत में आए थे कुछ दिन पहले, और वो जो अभी अभी काफी हल्ला करके गए हैं, और वो जो शायद ही कभी भारत आए। लेकिन ये तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन की नई चाल की हम बात कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपनी साजिश का नया जाल बुन दिया है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का अफगानिस्तान तक विस्तार करने जा रहा है। हालांकि इसका पहले ही उसने कई सारी चीजों को लेकर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जरिए बीजिंग का मंसूबा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का है। दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका भी एक्टिव हो गए हैं। भारतीय NSA अजीत डोभाल के सऊदी दौरे पर इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। सबसे पहले अफगानिस्तान में चीन की नई करतूत से पर्दा उठाते हैं। ध्यान से देखिएगा बात। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जरदारी, चीनी विदेश मंत्री किंगान और तालिबानी प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात की है। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर $60 अरब के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने का संकल्प किया। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान नकदी संकट से कंगाली में है और वो निवेश के लिए छटपटा रहा है, और यहीं से चीन ने उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए नया दाना फेंक दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने तालिबान के लिए अभी तक अफगानिस्तान में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जितना उसको उम्मीद थी, और चीन को यह साफ दिखाई दे रहा है कि जो उसका BRI प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन की विस्तारवादी साजिश का एक महज सिरा है। हकीकत यह है कि चीन की नजर BRI के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों तक अपना दबदबा बढ़ाने की है। बीजिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर इस इलाके में अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने की चाल पर काम कर रहा है। कैसे, अब इसको जरा देखना जरूरी है। चीन BRI प्रोजेक्ट को ईरान तुर्की तक ले जाना चाहता है। ईरान और तुर्की तक, रूस के साथ मिलकर चीन और ईरान मिडिल ईस्ट में नया मुस्लिम गठजोड़ बना रहे हैं। चीन की मध्यस्थता से हाल ही में 2 पुराने दुश्मनों ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती हुई है। सऊदी अरब और ईरान US के सहयोगी इजराइल को अपने लिए खतरा मानते हैं। यानी सुपर पावर बनने की चाहत में चीन अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक नया फ्रंट तैयार कर रहा है। चीन की बांटने वाली चाल ने मिडिल ईस्ट को 2 धड़ों में बांट दिया है। इनमें एक तरफ चीन ध्यान से देखिएगा, ईरान, तुर्की, इराक और सीरिया है, और दूसरी तरफ इजराइल, मिस्र, UAE, बहरीन है। यानी ये 2 वर्ल्ड ऑर्डर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में सऊदी अरब अमेरिका का पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से उसका स्टैंड 2 तरफा हो गया है और चीन से उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चीन पर्दे के पीछे जिस मिडिल ईस्ट प्लान पर आगे बढ़ रहा है उसकी भनक भारत और अमेरिका को दोनों को है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में बीजिंग की घेराबंदी और उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका के साथ मिलकर मोर्चा संभाला है। मिडिल ईस्ट में चीन को झटका देने के लिए भारत, अमेरिका और UAE एक साथ आ गए। सऊदी अरब में US, UAE और भारत के NSA अजीत डोभाल ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है। मुलाकात में चीन के खिलाफ महाप्लान का रोड मैप खींच दिया गया है। एक्सक्यूज मी।
यह परियोजना चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है। परियोजना में भारत, यूएस, इजराइल, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। इजराइल की एंट्री वैसे बाद में होगी। परियोजना में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देशों को रेल, रोड और समुद्री नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रेल, रोड और समुद्री नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है और अमेरिका को पूरा भरोसा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की इसमें एक्सपर्टीज है। रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर पाकिस्तान हमारे आसमान को रोकता है, अपने आसमान में हमारे एयरलाइंस को जाने नहीं देता है, तो भारत ने समुद्र से रास्ता खींचने का फैसला कर लिया। अब सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा और यह कैसे चीन का काउंटर होगा। परियोजना का फायदा यह होगा कि भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंच सकेगी। कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि योजना से भारत को रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर एक ब्रांड के रूप में पहचान मिलेगी। भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से संपर्क सीमित नहीं होगा। डिफेंस एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि यूएस, यूएई और भारत का प्लान चीन को काउंटर करने में कारगर साबित होगा। अमेरिका, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात्स ये जो हैं मिडिल ईस्ट में रेल रोड नेटवर्क को जो है पुख्ता कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग भी इसको काउंटर कर सकें। ये जो चीन का इनिशिएटिव है बेल्ट रोड का। बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर इस वक्त जबरदस्त राजनीति हो रही है। सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने 3 साल पुराना मामला उठाकर एक तीर से कांग्रेस के सचिन पायलट के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को बुरी तरह घेर लिया। गहलोत के खुलासे और आरोपों के बाद बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं की बात सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक गहलोत का वो बयान आपको सुनाते हैं जहां से पूरा मामला शुरू हुआ। बाद में जो संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC से दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे हो। दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। गहलोत साहब पैसे का काफी हिसाब किताब रख रहे हैं, लेकिन ये हिसाब किताब आया कहां से? अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के बारे में ये बात उनके गढ़ धौलपुर में कही। उन्होंने कहा कि जब सचिन पायलट और उनके साथी विधायक बगावत कर गए, तब वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार बचा ली थी। गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इस तरह का बयान देकर गहलोत ने एक साथ कई निशाने लगा दिए। गहलोत ने पार्टी के अंदर अपने विरोधी सचिन पायलट पर भी हमला किया। उन्होंने आरोपों के घेरे में उनको ले लिया। लगे हाथ गहलोत ने अपनी राजनीतिक विरोधी वसुंधरा राजे पर भी वार कर दिया। गहलोत ने बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे की स्थिति कमजोर कर दी। गहलोत ने वसुंधरा की तारीफ की, लेकिन वसुंधरा राजे को पता है कि गहलोत क्या कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत बयान दिया और गहलोत के बयान को अपने खिलाफ साजिश बताया। गहलोत ने 2 बातें कही। पहले,
जब पायलट खेमे ने बगावत की तब वसुंधरा राजे ने मदद की, और दूसरी बात, बगावत करने के लिए कांग्रेस विधायकों को पैसे दिए गए थे। गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीधे आरोप लगाए। गहलोत के इन दावों और आरोपों पर बीजेपी सख्ती के मूड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बातें कही वो बड़ा इशारा कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि राज अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। पिछले 4 साल से राजस्थान में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का युद्ध हुआ है। राजस्थान को भूल गए बिल्कुल हर तरह से। लेकिन एक बात उनके बयान में बहुत शानदार है, वो है उन्होंने खुद ने स्वीकारा, जो हम पिछले 4 साल से बोल रहे हैं, कि राजस्थान को लूटा जा रहा है। राजस्थान को एटीएम बना रखा है कांग्रेस सरकार ने, हर तरह से लूट मची हुई है। अशोक गहलोत के बयान के बाद वसुंधरा राजे ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पायलट खेमा फिलहाल साइलेंट है। पायलट गुट की चुप्पी कांग्रेस के अंदर बड़े ब्लास्ट का क्या संकेत दे रही है, यह सवाल वाजिब है।